कमरा में जब जाइएगा वो कमरा में बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है, ठीक है, ये आपको ज़्यादा समय लगेगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग देख रहे हैं क्लास 10वीं का साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। तो आज हमें देखना है अपवर्तनांक क्या है। तो सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि हमें अपवर्तनांक क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है, या इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए पहले इसे समझते हैं कि अपवर्तनांक क्या है। मान लिया जाए जैसे कि आप कहीं पर दौड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते कोई खुला जगह है, वहाँ से आप दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं और एक कमरा है। कमरा में जब जाइएगा वो कमरा में बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आप खुला में थे तो क्या था, खुला में जब खुले मैदान पे जब दौड़ रहे थे तो ज़्यादा स्पीड में दौड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर आप कमरे पर जैसे ही जाइएगा और वहाँ पर बहुत सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप जिस तेज़ी से बाहर मैदान पर दौड़ रहे थे उसी तेज़ी से आप अंदर भी दौड़ सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं दौड़ सकते? क्योंकि जो कमरा है वो क्या हुआ है, बिखरा हुआ है, बहुत सारा सामान इधर उधर फेंका हुआ है, ठीक है। और जो इस दिशा पे जा रहे थे, मान लेते हैं अगर ये कमरा है, मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है। आप दौड़ते दौड़ते आ रहे थे, तो ऐसा नहीं कि कमरा में भी आप उसी दिशा से निकल जाएगा, क्योंकि सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। तो आप निकलने के लिए कोई जल्दी कोई छोटा रास्ता ढूंढेगा, तो क्या होगा, आपका जो दिशा है वो भी क्या होगा, परिवर्तित होगा, ठीक है। दो चीज़ ध्यान दीजिएगा। पहला, आपका स्पीड कम हो रहा है। खुले मैदान पे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकते हैं, लेकिन जब आप कमरे पे जैसे ही घुसेगा आपका क्या हुआ, जो स्पीड है वो क्या हो गया, कम हो गया ना, ठीक है। और जिस दिशा पे आप दौड़ रहे थे कमरे में जाने के बाद आपका जो क्या हुआ, दिशा भी परिवर्तित हो गया। अब जैसे ही कमरे से फिर से निकलिएगा तो फिर से आपका क्या हुआ, स्पीड बढ़ेगा या नहीं, फिर से खुला मैदान आ गया तो स्पीड क्या हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा। फिर आप क्या होगा, आपका क्या होगा, जिस दिशा पे आप दौड़ रहे थे शुरू में वो दिशा तो परिवर्तित हो गया, ठीक है। फिर जैसे ही निकलिएगा तो फिर और थोड़ा सा दिशा परिवर्तित होगा, ठीक है। चलिए और मानते हैं, मान लेते हैं फिर से वही, एक खुला मैदान है, आपको एक कमरे पे जाना है, दौड़ते हुए एक कमरे पे जा रहे हैं जिसपे लगभग 10-15 बेंच हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और कमरा है जिसपे आपका 25 से 30 बेंच है। अब बताइए किस कमरे पे से गुजरने पे आपको ज़्यादा समय लगेगा। जिसपे सॉरी, जिसपे ज़्यादा बेंच है उस पर ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। और जिसपे कम बेंच है उस पर क्या लगेगा, कम समय लगेगा, ठीक है। अब तो प्रकाश के साथ भी यही होता है, ठीक है। तो हम इसमें ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो प्रकाश है वो किस माध्यम में और कितना मुड़ा, ठीक है। वो किस माध्यम में और कितना मुड़ा, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अपवर्तनांक। दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, आपका अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। जो यह बताता है कि प्रकाश किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा क्या है, तीव्र है। अभी हमने समझा था ना कि दो आपके कमरे हैं, एक में आपका 10 या 15 बेंच है और दूसरे में 25-30 बेंच है, ठीक है। तो किसमें तीव्र गति से आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उसी तरह से प्रकाश के साथ भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। या यदि अपवर्तन के दौरान आई आपतन कोण हो व आर अपवर्तन कोण हो, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता जाता है, आपका अपवर्तनांक, जो कि प्रकाश को मुड़ने को मापता है। मतलब जो अपवर्तनांक है वो क्या मापता है, प्रकाश के मुड़ने को मापता है, मतलब वो कितना मुड़ेगी, कितना दूर जाएगी, उसको मापता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। चित्र के द्वारा एक कांच का स्लैब ले लिया गया है, ठीक है, जिसपे दो माध्यम में, पहला वायु और दूसरा क्या है, आपका कांच है। आपको पता है कि वायु कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है जिसके कण दूर दूर होते हैं, और जो कांच है वो आपका कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, ठीक है। तो समझते हैं, यदि अपवर्तन के दौरान आई आपतन कोण हो, तो मान लेते हैं किरण है, प्रकाश का किरण है जो आई, ठीक है। इसे हम, जब किरण आई तो यहाँ पर एक क्या बना रहा है, एक अभिलंब बनेगा, ठीक है। तो इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, अपवर्तन कोण, आपतन कोण को कोण आई बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपतन होने के बाद, जैसे कि आप लोग कल बताया गया था, विरल से जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो ये किस ओर मुड़ गई है, अभिलंब की ओर मुड़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, जिसे हम नाम क्या देंगे, कोण आर नाम देंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये सघन से फिर विरल में जाएगी तो क्या होगी, याद कीजिए, क्या होगा, अभिलंब से ये दूर चली जाएगी, ठीक है। चलिए अब ये समझते हैं कि अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए एक चीज समझिएगा कि जो प्रकाश का किरण है वो कहाँ आ रही है, कांच में आ रही है, कहाँ से आ रही है, वायु से आ रही है, निर्वात से आ रही है, ठीक है।
तो इसी को कैसे लिखा जाता है या अपूर्णांक निकालने के समय कैसे लिखा जाता है वो समझते हैं। मान लेते हैं इसे हम नाम दे दिए माध्यम 2 नाम दे दिए, ठीक है, और इसे नाम दे दिए माध्यम 1, ठीक है। जिस पे आ रहा है उसका नाम 2 और जिससे आ रहा है उसका नाम 1, ठीक है। अब देखते हैं माध्यम 2 का अपूर्णांक माध्यम 1 के सापेक्ष, ठीक है। किसका? 2 का अपूर्णांक किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे n, ठीक है। किसका अपूर्णांक? 2 का अपूर्णांक, इसलिए क्या लिखेंगे 2, और किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष, इसलिए क्या लिखेंगे 1। ध्यान से देखिएगा, जिसका निकालना है, मतलब मान लेते हैं आप यहाँ से जब देखिएगा तो आपके लिए ये माध्यम 1 होगा ना, और ये क्या हो जाएगा माध्यम 2। ये आपका हो गया माध्यम 1 और ये हो गया माध्यम 2, सॉरी माध्यम ये आपका हो गया 2 और ये माध्यम हो गया क्या 1। तो आपको पूछा गया है कि 2 का अपूर्णांक माध्यम 1 के सापेक्ष, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे n लिखेंगे, 2 का अपूर्णांक पूछा है इसलिए 2 लिखेंगे, और किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष, इसलिए क्या लिखे 1 लिखे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसे कैसे, देखिए n 2 1। अब देखिए जो 1 है उसके बदले में हम लिखेंगे ऊपर में, मतलब जो लास्ट में है उसको हम लिखना है, हमें लिखना है ऊपर में, ठीक है। और जो फर्स्ट है उसे हमें लिखना है कहाँ? नीचे में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जो लास्ट है उसे कहाँ? ऊपर में, और जो फर्स्ट है उसे नीचे में, ठीक है। तो लिखा हुआ है माध्यम 1 में प्रकाश का वेग बटे माध्यम 2 में प्रकाश का वेग बराबर क्या हो गया? v1 और बटे v2, ठीक है। मतलब माध्यम 1 में प्रकाश का वेग को हम क्या माने? v1 माने थे, इसलिए v1 हो गया, और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग क्या हो? v2, इसलिए v2, ठीक है। या हम लिख सकते हैं n21 मतलब n21 बराबर v1 बटे v2, ठीक है। इसी तर्क से अब मान लेते हैं इसे हम बदल देते हैं। अब माध्यम 1 का अपूर्णांक माध्यम 2 के सापेक्ष करते हैं, ठीक है। शुरू में क्या था? माध्यम 2 का अपूर्णांक माध्यम 1 के सापेक्ष था ना। अभी क्या किए? माध्यम 1 का अपूर्णांक माध्यम 2 के सापेक्ष, मतलब अभी क्या हो रहा है? n माध्यम हो गया, ठीक है, अपूर्णांक हो गया, सॉरी अपूर्णांक n और 1 के सापेक्ष, इसीलिए 1 आ गया, सॉरी 1 का अपूर्णांक पूछा इसलिए 1, किसके सापेक्ष? 2 के सापेक्ष, तो 2 कहाँ आ गया? अंतिम में आ गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 के सापेक्ष बोला गया था इसीलिए 1 अंतिम में था, यहाँ पर बोला गया 2 के सापेक्ष इसीलिए 2 अंतिम में है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जो अंतिम है वो कहाँ जाएगा आपका? ऊपर में, जो फर्स्ट है वो कहाँ आएगा? नीचे में। तो माध्यम 2 में प्रकाश का वेग इसीलिए ऊपर में हो गया, और माध्यम 1 में प्रकाश का वेग कहाँ हो गया? नीचे हो गया, ठीक है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पे, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, मान लिया जाए कि अगर माध्यम 1 निर्वात हो या वायु हो, तब माध्यम 2 का अपूर्णांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। तब माध्यम 2 का अपूर्णांक किसके सापेक्ष माना जाता है? निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक कहलाता है, और यही चीज हमारे क्या कहलाता है? माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक कहलाता है। यह केवल n2 से निरूपित किया जाता है यदि वायु में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तब प्रकाश का अपूर्णांक nm होगा, ठीक है। चलिए अब इसे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, ठीक है, जो माध्यम 1 है वो क्या है? निर्वात या वायु है, तो किसके सापेक्ष बोला गया? ध्यान दीजिएगा, निर्वात के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष। चलिए यहां पर समझते हैं, हो गया अपूर्णांक हमारा, ठीक है। अब देखिए किसके सापेक्ष बोला गया है? 2 का अपूर्णांक किसके सापेक्ष? किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष, ठीक है। 2 का अपूर्णांक बोला है इसलिए 2 हो गया। सापेक्ष में निर्वात का बात किया गया है। निर्वात का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं ना, मतलब कुछ भी नहीं, या वायु बोल सकते। तो जब कुछ होता ही नहीं है तो उसे कैसे दर्शाएंगे? इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? हमारा n2 हो गया, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर बोला गया है कि यह माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक कहलाता है। यह केवल n2 से निरूपित किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे आते हैं। यदि वायु में प्रकाश की चाल c है, मतलब वायु में प्रकाश की चाल कितना है? c है, तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तब माध्यम का अपूर्णांक nm होगा। तो nm बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, या c बटे v। तो आपको इसे याद करना है, याद रखना है कि अपूर्णांक बराबर होता है आपका
सी बटे भी, ठीक है। और निरपेक्ष अपूर्णांक लिखा हुआ रहेगा या अपूर्णांक रहेगा, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। तो कहीं पर आपका निरपेक्ष अपूर्णांक निकालने बोलेगा, कहीं पर केवल बोलेगा अपूर्णांक निकालिए। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों के लिए आपको यही फॉर्मूला डालना है। अपूर्णांक बराबर सी बटे भी, सी मतलब या वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, और भी मतलब कोई भी माध्यम दे सकता है आपका क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी तरह से हमेशा याद रखिएगा कि जो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल रहेगा हमेशा वो ऊपर रहेगा, और जो अन्य माध्यम रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला सवाल हमारा, प्रकाश वायु से 1.50 अपूर्णांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है कि कांच में जो प्रकाश है उसकी चाल कितनी होगी, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला वही है, क्या था फॉर्मूला, कल क्या था कहते हैं, एन एम बराबर सी बटे भी, जहाँ पर एन एम आपका अपूर्णांक है, सी आपका निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है, और भी है आपका क्या, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मान दिया हुआ है। एन एम दिया हुआ है आपका, मतलब अपूर्णांक दिया हुआ है कितना, 1.50, तो लिखेंगे 1.50 बराबर, वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग को पता होगा कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, बटे माध्यम 2 मतलब कांच में प्रकाश की चाल दिया हुआ नहीं है, हमें निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, भी, ठीक है। अब बताइए आप क्या कर सकते हैं, क्या हम भी को बराबर के उस तरफ ले जा सकते हैं और 1.50 को बराबर के इस तरफ ले आ सकते हैं, ला सकते हैं ना। तो चलिए बदलते हैं, तो हो जाएगा हमारा भी बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.50, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 × 10⁸ बटे 1.50, या हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, 3 × 10⁸ बटे, जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो हमारा क्या होगा, 150, और दशमलव हटाने के बाद शून्य जाएगा ऊपर में, कितना शून्य जाएगा, 1 शून्य 2 शून्य, तो ऊपर में क्या लिख देंगे, 2 शून्य, काटेंगे, 0 0 कट गया, 15 का 15, 15 दूनी 30, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसे भी जल्दी सॉल्व करते हैं। हमारा सवाल है, प्रकाश वायु से हीरा में प्रवेश करती है। अभी जो प्रकाश है वायु से कहाँ प्रवेश कर रही है, हीरा में, तो उसका जिसका अपूर्णांक 2.42 है, तो हीरा में प्रकाश का वेग ज्ञात करें यदि वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो वही फॉर्मूला है हमारा, एन एम बराबर सी बटे भी, जहाँ सी आपका वायु में प्रकाश की चाल, भी बराबर आपका क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, और एन एम है आपका क्या, अपूर्णांक, ठीक है। तो चलिए मान रखते हैं, अपूर्णांक हमारा दिया हुआ है 2.42 बराबर, वायु में आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो चलिए लिख देते हैं, बट्टे क्या, भी, फिर उससे वही करेंगे, भी हमारा यहाँ, ये हमारा वहाँ, तो लिखेंगे भी बराबर 3 × 10⁸ बटे 2.42, या 300, क्योंकि दशमलव से हटाएंगे तो 0 ऊपर जाएगा ना, गुनी 10⁸ बटे 242। अब 300 को 242 से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा लगभग 1.24 गुनी 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप इसे हल करके देख लीजिएगा, ठीक है, मतलब 300 को 242 से भाग करके देखिएगा, आपका इतना आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए और कुछ देखते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करती है जिसका अपूर्णांक 1.33 है, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। सेम चीज़ है, वही चीज़ करना है हमें, एन एम बराबर क्या होगा, सी बटे भी बराबर, या एन एम मतलब अपूर्णांक दिया हुआ हमारा 1.33 बराबर,
सी मतलब वायु में दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमें क्या निकालना है, भी। फिर से वही चीज़ करेंगे, भी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बट्टे 1.33। या क्या होगा बताइए, या क्या कर सकते हैं, 3 दशमलव के बाद पीछे 2 जीरो, जब दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य ऊपर जाएगा, मतलब 300 × 10⁸ बट्टे 133 यहाँ पर हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड। और जब 300 को 133 से जब भाग करेंगे तो हमारा लगभग प्राप्त होगा 2.26 लगभग प्राप्त होगा। आप भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है, गुनी 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, ठीक है। मतलब क्या निकालने बोला गया था, जल में प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल होगी 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं, ग्लिसरीन का पूर्णांक 1.46 है, वायु में प्रकाश का वेग ज्ञात करें यदि ग्लिसरीन में प्रकाश का वेग 2.05 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अभी हमें ज्ञात करना है क्या, वायु में प्रकाश का वेग ज्ञात करना है, ठीक है। फॉर्मूला ये वही फॉर्मूला है हमारा, NM बराबर C/V। अपूर्णांक दिया हुआ है 1.46 बराबर, देखिए प्रकाश, वायु में प्रकाश का वेग ज्ञात करने बोला है अभी, तो C की जगह में C बट्टे ग्लिसरीन में प्रकाश का वेग दिया हुआ है कितना, 2.05 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। क्या करेंगे अभी बताइए, C का मान निकालना है ना, तो बट्टे में बराबर किधर आएगा, तो क्या मिल जाएगा, गुना में, मतलब होगा हमारा C बराबर 1.46 × 2.05 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और जब हम इसे गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या, हमें प्राप्त होगा 2.993 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप इसे गुना करके चेक कर लीजिए, ठीक है। हमारा आंसर प्राप्त होगा 2.993 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।